नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ अब कोई एक नई पारी खेलने की तैयारी में जुट गए हैं, या हो सकता है कि इस पारी की तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी हो और अब उसकी भूमिका बना रहे हैं पूरी तरह से। अब किस भूमिका में जाएंगे, क्या पद ग्रहण करेंगे, ये अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन उनकी सक्रियता बताती है कि वो बहुत उत्सुक हैं कुछ नया करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी वानगी, सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि वो पिछले 1-1.5 महीने से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। हर चैनल को, हर अखबार को उन्होंने 2500 इंटरव्यू दे दिए हैं। इस बीच में आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद कोई चीफ जस्टिस इस तरह से इंटरव्यू दनादन नहीं देता है जो कि हमारे चंद्रचूड़ साहब देते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो उस सिद्धांत के कायल नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस सिद्धांत के पचड़े में वो नहीं पड़ते हैं, वो उसको मानते नहीं हैं। ये दोनों ऐसे संकेत हैं जो पुख्ता तौर पर कहते हैं, बताते हैं कि चंद्रचूड़ जल्दी ही कोई ना कोई पद, कोई ना कोई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले अधिकांश चीफ जस्टिस हों या फिर जस्टिस हों, ये सरकार के साथ किसी तरह की तालमेल करके रखते हैं, डील करके रखते हैं, और जैसे ही वहाँ से मुक्त होते हैं उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है। किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, कहीं गवर्नर बना दिए जाते हैं, या और कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये आमतौर पर एक ट्रेंड रहा है और हमने देखा है कि चाहे वो जस्टिस मिश्रा हों, चाहे जस्टिस रंजन गोगोई हों, और अब चंद्रचूड़ उस लाइन में लग गए हैं। तो ये बहुत साफ है। तो ये दो ये जो संकेत हैं उनको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अब ये ज़रूर है कि अब इसको और एक्सपेंड करके देखें। जो इंटरव्यूज़ में उन्होंने बयानात दिए हैं वो क्या कहते हैं चंद्रचूड़ के बारे में, उनकी अपनी सोच के बारे में, और वो सोच किनसे मिलती है, और क्या उस सोच का जो विस्तार वो दे रहे हैं उसका मकसद किसी खास तरह की भूमिका के रूप में हो सकता है। क्योंकि जब चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों को ये संभावनाएं दिख रही थीं कि शायद उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मोदी जी बनाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए मोदी सरकार की भरपूर मदद की। मैं अभी उस विस्तार में जाऊंगा कि ऐसे कौन से फैसले हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार बुरी तरह से फंस सकती थी, उसकी फजीहत हो सकती थी, छीछा लेदर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को बचा लिया। बहुत सारे ऐसे क्रूशियल मामले हैं जो चंद्रचूड़ ने सरकार के हिसाब से जिन पर फैसले दिए, तो उन फैसलों पर भी जाएंगे। लेकिन पहले मैं उस मुद्दे पर उनकी जो विचारधारा है उसको जो एक्सपेंड कर रहे हैं या उसको जो विस्तार दे रहे हैं और उसका खुलासा कर रहे हैं उस पर आना चाहूँगा, क्योंकि वो विचारधारा भी एक बड़ी इंडिकेटर इस मामले में है। उन्होंने श्रीनिवासन जैन है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को लेकर कुछ बहुत ही विवादास्पद किस्म के बयान दिए हैं, और वो जो बयान दिए हैं वो सीधे संघ परिवार की धारणाओं से, संघ परिवार के सोच से मेल खाती है। मसलन पहला तो यही कि उन्होंने, जब उनसे कहा गया कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक अपवित्र कार्य था, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पलट कर कहा कि बाबरी मस्जिद जिस तरह से बनाई गई वो भी अपवित्र था। अब इस पूरे
जो अयोध्या मामले का जजमेंट है इसको सामने रखकर उनके इस बयान को देखिए। ध्यान रहे कि अयोध्या का जजमेंट लिखने वाले में एक चंद्रचूड़ साहब भी थे, उन्होंने भी लिखा था। और अयोध्या के जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसे कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित होता हो कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई हो। ये बिल्कुल क्लियर कट उस आदेश में लिखा है, फैसले में लिखा है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उस फैसले में ये भी लिखी है कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी है, अपराध है। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों का खंडन एक तरह से चंद्रचूड़ कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ पर मंदिर था, जबकि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। जो प्रमाण दिए गए थे पुरातत्व विभाग के तरफ से, उसको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो मोदी सरकार के दौरान वो पुरातात्विक जो प्रमाण कहा जा रहा है वो गढ़े गए थे, वो इकट्ठे किए गए थे, कंकोक्टेड थे और उस ठोस या वास्तविक या विश्वसनीय सबूत नहीं थे। जिसका मतलब ये है कि वहाँ से जो बरामदगी दिखाई गई इन तथाकथित पुरातात्विक प्रमाणों की, साक्ष्यों की, वो दरअसल विश्वसनीय नहीं है, मनगढ़ंत है और इस वजह से वो कहीं से भी साबित नहीं करते हैं कि वहाँ मंदिर था। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि कोई वहाँ पर स्ट्रक्चर था भी, तो इसके तो प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई, और जो वहाँ पर स्ट्रक्चर था वो कब गिरा, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए गिराया गया या वो स्ट्रक्चर पहले ही 200, 400, 600 साल पहले धराशायी हो चुका था और वहाँ ये मस्जिद बनाई गई। जो भी हो, ये एक विवादास्पद मसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसके कोई भी प्रमाण नहीं है, ये उसके फैसले में दर्ज है। अब उसी फैसले को लिखने वाले चंद्रचूड़ उससे मुकर रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा गया उनसे कि 1949 में जो हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद के परिसर में मूर्तियां रखी चोरी छिपे, वो प्रकट नहीं हुई थी, चोरी छिपे रखी गई थी, उसको भी चंद्रचूड़ ने सही ठहराया। गलत तो नहीं ठहराया, एक तरह से सही ठहराया कि बाबरी मस्जिद उसकी जगह बनी थी, वो गलत था, इसलिए मतलब एक गलत को दूसरे गलत से सही साबित करने की कोशिश की। ये दोनों चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चंद्रचूड़ की जो सोच है वो कम्युनल सोच है, सांप्रदायिक सोच है, और वो एक पक्ष की तरफ झुके हुए पहले भी थे, अब और ज़्यादा झुक गए हैं, उस पक्ष के साथ खड़े हो गए हैं जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था। गैर कानूनी कदम था, वो अवैध था और धोखाधड़ी से किया गया था, क्योंकि कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चंद्रचूड़ को एक बहुत ही कहना चाहिए कि गलत रोशनी में पेश करते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सही उनकी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने एक और बात कही और वो थी 1991 का जो धर्मस्थल विवाद अधिनियम है, नियम है, कानून है, उसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि उस कानून में ये प्रावधान है कि 1947 के पहले जितने भी इस तरह के विवाद हैं वो अब नहीं खोले जाएंगे सिवाय अयोध्या के। अयोध्या को उससे बाहर रखा गया था, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को इजाज़त दे दी और ये कहते हुए इजाज़त दी कि किसी भी मंदिर की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने विवादों का पूरा पिटारा फिर से खोल दिया, इसकी गुंजाइश पैदा कर दी कि इस तरह के जो शरारती तत्व हैं जो समाज में हिंसा वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, दो समुदायों को लड़ाना चाहते हैं, वो इन विवादों को ढूंढ कर खड़ा करें
और उसके बल पर जो राजनीति करने वाले दल हैं वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकें। तो उन्होंने ये भी काम कर दिया। तो इस तरह से जो पूरी विचारधारा उनकी इसमें से निकल कर आती है वो संघी विचारधारा है। जो संघ सोचता है, विश्व हिंदू परिषद जो तर्क देता था, बजरंग दल जो सोचता था, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, ये उसके करीब गया है। तो क्या चंद्रचूड़ अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या मोदी मंत्रिमंडल में कोई पद उन्हें दिया जा सकता है, कानून मंत्री का बनना चाहेंगे क्या वो, या उनकी महत्वाकांक्षा उससे भी कहीं ज़्यादा है, वो राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या उनको राष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया था क्या। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। किस तरह की डील उन्होंने सरकार के साथ की थी या नहीं की थी, इसके बारे में भी हम यकीन से नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं उससे संदेह बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है, और उन्होंने अपने विचार जिस तरह से प्रकट किए हैं उन्होंने भी उसकी पुष्टि की है। अब कुछ और चीज़ें लेते हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार को फ़ायदा हुआ। चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उन्होंने ऐसे कौन से फैसले दिए जिनसे वो अगर न देते उस तरह के फैसले तो मोदी सरकार की कितनी फजीहत होती। एक लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, उन्होंने इसको अवैध, असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन वो यहीं पर जाकर रुक गए कि ये अवैध है, असंवैधानिक है। लेकिन इस अवैध और असंवैधानिक तरीके से जो बीजेपी ने धन कूटा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि क्विड प्रो क्यू हुआ था, आपने लेन देन किया था, लोगों को ब्लैकमेल भी किया था, बहुत सारे उद्योगपतियों को, कारोबारियों को चंदा लेने के लिए। ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और आप भी जानते ही हैं। तो ये इस मामले में अगर वो जांच के आदेश देते और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस जरिए से चंदा लिया था वो उनसे वापस मांगा जाता, तब वो फैसला पूरा होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे फ़ायदा सरकार को हुआ, मोदी सरकार को हुआ, बीजेपी को हुआ। एक इसी तरह का आधा अधूरा फैसला उनका था महाराष्ट्र के विधानसभा के महाराष्ट्र सरकार के मामले में, जिसमें गवर्नर कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने का न्योता दिया था, और उन्होंने यानी चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गवर्नर कोश्यारी ने अवैध काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने एक सरकार को अवैध बता दिया, जो शिंदे की सरकार थी वो अवैध थी, लेकिन उन्होंने उस अवैध सरकार को बनाए भी रखा। कायदे से होना चाहिए कि उस अवैध सरकार अगर अवैध है तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने रीजन क्या दिया, चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम ये आदेश नहीं देंगे। तो उन्होंने शिंदे सरकार को बचा लिया, महाराष्ट्र में बीजेपी को बचा लिया, केंद्र में मोदी सरकार को बचा लिया, और सारी चीज़ें वैसी की वैसे रहने दी। शिवसेना को तोड़ा गया, इसको भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ये तमाम चीज़ें हुई और ये चंद्रचूड़ के मातहत हुई। एक और मामला इसी तरह का लीजिए, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव 2024 में। आपको याद होगा कि अनिल मसीह जो कि चुनाव के अधिकारी थे, उन्होंने किस तरह से मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी, और वो जो सीसीटीवी था उससे रिकॉर्ड हुआ था, सिद्ध हो गया था कि उन्होंने गड़बड़ी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेयर का चुनाव तो रद्द कर दिया, लेकिन अनिल मसीह को कोई सज़ा नहीं दी गई, कोई दंड नहीं दिया गया, और जाहिर है कि ये बचाने के लिए किया गया, क्योंकि अनिल मसीह जिनकी मदद कर रहे थे फिर वो भी फंसते, और इस तरह से उन्होंने ये बड़ा काम सरकार के लिए कर दिया। इसी तरह से एक बड़ा फैसला धारा 370 का था, और धारा 370 को हटाने के मामले में भी उन्होंने जो संवैधानिक गड़बड़ी की थी सरकार ने, क्योंकि वहाँ विधानसभा तो थी नहीं, वहाँ की गवर्नर से ही उन्होंने लिखवा लिया था और उसी को उन्होंने सही मान लिया। वो एक और ऐसा संवैधानिक मामला था जिसमें
चंद्रचूड़ ने सरकार को राहत दी, क्योंकि अगर कानूनी दृष्टि से देखते और संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता तो वो फैसला भी सरकार के खिलाफ जाना था, लेकिन उन्होंने उन सरकार को बचा लिया। तो एक के बाद एक ऐसे इतने सारे मामले आए जिनमें से आप समझ सकते हैं कि अगर चंद्रचूड़ ना होते, चंद्रचूड़ की जगह कोई ऐसा जज होता जो ईमानदारी से फैसला कर रहा होता, जो कानून और संविधान की कसौटी पर फैसला कर रहा होता, तो इन सब मामलों में केंद्र सरकार को राहत न मिल रही होती। तो ये उनकी पृष्ठभूमि है। बहुत सारे लोगों ने जब सीजीआई बने थे तो बड़ी उम्मीदें की थी कि ये तो सरकार की वाट लगा देंगे, ये कड़े आदमी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो धारणा बन गई है सीजीआई को लेकर, खास तौर पर कि वो सरकार के दबाव में आते हैं, सरकार से मिल जाते हैं और चुनाव और रिटायरमेंट के बाद फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो पूरी छवि उस समय ध्वस्त हो गई थी। उस समय इसलिए भी ध्वस्त हो गई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घर पर गणेश पूजा के लिए बुलाया था, जिससे दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है वो भी जाहिर हो गई थी। उन्होंने अयोध्या के फैसले के बारे में ये कहा था कि इसको लिखने से पहले उन्होंने भगवान से मार्गदर्शन मांगा था। अब कोई सीजीआई फैसला लिखने के लिए कानून से मार्गदर्शन मांगे, संविधान से मार्गदर्शन मांगे, तो समझ में आता है भगवान से मार्गदर्शन मांगना ये अवैज्ञानिक भी है और एक तरह की कहना चाहिए धूर्तता भी है, जो देश के मानस को बेवकूफ़ बनाने के लिए आजमाई गई होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से चंद्रचूड़ कटघरे में खड़े हैं, लेकिन शायद उन्हें कटघरे में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी और उम्मीद से ये सब कर रहे हैं या किसी और डील के तहत ये कर रहे हैं, किसी नई भूमिका की तैयारी में ये सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।